आज हम लोग बायोलॉजी का गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। पहला चैप्टर है जीवों में जनन। पहला क्वेश्चन, जीवन अवधि या जीवन काल से आप क्या समझते हैं? आंसर, जीवों में जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का यह काल उस जीव की जीवन अवधि या जीवन काल कहलाता है। प्रत्येक जीव का जीवन काल भिन्न भिन्न होता है। कुछ जीवों की जीवन अवधि कुछ ही दिनों तक की होती है और कुछ जीव 1000 वर्ष तक जीवित रहते हैं। उदाहरण के लिए एक तितली का जीवन काल 1 से 2 सप्ताह का होता है और कुछ वृक्ष जैसे सिकोया की जीवन अवधि 3000 से 4000 वर्ष तक होती है। दूसरा क्वेश्चन है, जनन से आप क्या समझते हैं? जीवों में जनन कितने प्रकार का होता है? आंसर, जनन जीवों की वह क्षमता होती है जिससे वे अपने ही समान छोटे से जीव को जन्म देते हैं। जनन 2 प्रकार के होते हैं, अलैंगिक और लैंगिक। जब संतान की उत्पत्ति एकल जनक से होती है तो वह अलैंगिक जनन कहलाती है, और जब 2 विपरीत लिंग वाले जनक जनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं तब इस प्रकार के जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य चक्र तथा ऋतुस्राव चक्र से आप क्या समझते हैं? आंसर है, नन प्राइमेट स्तनधारियों में पाए जाने वाले चक्र को मध्य चक्र कहते हैं। जैसे गाय, कुत्ता, चीता, हिरन, चूहा, भेड़ इत्यादि में मध्य चक्र पाया जाता है। इस प्रकार का चक्र जब प्राइमेट में पाया जाता है तो उसे ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। उदाहरण के लिए ऋतुस्राव चक्र में मनुष्य, बंदर, गोरिल्ला इन सब में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बाह्य निषेचन एवं आंतरिक निषेचन में अंतर स्पष्ट करें। आंसर, निषेचन की क्रिया जब शरीर के बाहर होती है तब उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। जैसे जलीय प्राणियों, शैवाल, मछली, मेंढक, जेलीफिश, सी स्टार शिप आदि में बाह्य निषेचन होता है। जब युग्मक संलयन जीव के शरीर के अंदर होता है तब इस प्रकार के निषेचन को आंतरिक निषेचन कहते हैं। इसके उदाहरण हैं उच्च श्रेणी के प्राणी जैसे सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी। पादपों में ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, अनावृत बीजियों तथा आवृत बीजियों में आंतरिक निषेचन होता है। अगला क्वेश्चन है, एक लिंगी एवं द्विलिंगी में अंतर स्पष्ट करें। आंसर है, जिस पुष्प में पुंकेसर तथा स्त्री केसर दोनों विद्यमान होते हैं तो उस प्रकार के पुष्प को द्विलिंगी पुष्प, तथा जिस पुष्प में केवल पुंकेसर या केवल स्त्री केसर विद्यमान होता है उस प्रकार के पुष्प को एक लिंगी पुष्प कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अनिषेक जनन से आप क्या समझते हैं? युग्मक संलयन नए जीव के बनने के लिए आवश्यक है, फिर भी कुछ प्राणियों में बिना निषेचन की क्रिया के संपन्न हुए ही नए जीव का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार की घटना को अनिषेक जनन कहा जाता है। इसके कुछ उदाहरण हैं मधुमक्खी, रोटीफर्स, पक्षी जैसे टर्की तथा कुछ छिपकलियाँ। अगला क्वेश्चन है, युग्मक स्थानांतरण से आप क्या समझते हैं? उत्तर, अधिकांश जीवों में नर युग्मक चलनशील होते हैं तथा मादा युग्मक स्थानबद्ध होते हैं। कुछ शैवालों तथा कवक में नर तथा मादा दोनों प्रकार के युग्मक चलनशील होते हैं। चलनशील युग्मकों को गति प्रदान करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। शैवाल, ब्रायोफाइट्स तथा टेरिडोफाइट्स में नर युग्मक के स्थानांतरण के लिए जल माध्यम का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, जीवों में लैंगिकता से आप क्या समझते हैं? पौधे में नर तथा मादा जनन अंग दोनों जब एक ही पौधे में पाए जाते हैं तब उन्हें उभयलिंगाश्रयी कहा जाता है। जैसे मक्का, रेड़ी, गुड़हल, नारियल इत्यादि। जब नर तथा मादा जनन अंग अलग अलग पौधे में विद्यमान होते हैं तब उन्हें एक लिंगाश्रयी कहा जाता है। जैसे खजूर, सहतूत, भांग, पपीता इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, मध्य चक्र तथा ऋतुस्राव चक्र में अंतर स्पष्ट करें। उत्तर, ऋतुस्राव चक्र तथा मध्य चक्र में निम्नलिखित अंतर हैं। ऋतुस्राव चक्र यह केवल मानव एवं प्राइमेट्स मादा स्तनधारियों में पाया जाता है, जबकि मध्य चक्र यह अधिकांश मादा स्तनियों में पाया जाता है। ऋतुस्राव चक्र के अंत में रुधिर स्राव होता है, जबकि मध्य चक्र में रुधिर का
इसमें भी रुधिर का स्राव होता है। ऋतुस्राव चक्र, इसमें गर्भाशय को एंडोमोर्टियम स्तर का ऊतक नष्ट होकर रुधिर के साथ शरीर से बाहर आता है, जबकि इसमें गर्भाशय के एंडोमेट्रियम का पतन तो होता है, परंतु यह गर्भाशय में ही अवशोषित कर लिया जाता है। यह कामोत्पाद में चक्रीय परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन इसमें मादा जनन अंगों कामोन्माद में चक्रीय परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन है, भ्रूणोद्भव से आप क्या समझते हैं? आंसर, जाइगोट से भ्रूण बनने की प्रक्रिया को भ्रूणोद्भव कहा जाता है। इस प्रक्रिया में जाइगोट में कोशिका विभाजन होता है। विभाजन के पश्चात कोशिका विभेदीकरण होता है। कोशिका विभाजन के फलस्वरूप कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। कोशिका विभेदीकरण में कोशिकाओं का एक समूह कुछ रूपांतरणों से गुजरकर विशेषीकृत ऊतकों का निर्माण करते हैं। ये ऊतक अंगों की रचना करते हैं। इस प्रकार जीवों में विभिन्न अंगों का निर्माण होता है। दूसरा चैप्टर है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पहला क्वेश्चन, असंग जनन से आप क्या समझते हैं? उत्तर, अनेक पौधे में लैंगिक जनन की सामान्य विधि को अलैंगिक विधियों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, अर्थात युग्मकों के संलयन के बिना ही इनसे नई संतति का विकास हो जाता है। इस प्रक्रिया को ही असंग जनन कहते हैं। विंकलर के अनुसार लैंगिक जनन का एक ऐसी किसी भी विधि द्वारा प्रतिस्थापन जिसमें अर्धसूत्रण व युग्मक संलयन न हो, एपोमिक्सिस कहलाता है। ये जातियां एपोमिक्टक कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, यथार्थ फल तथा आभासी फल में अंतर स्पष्ट करें। उत्तर, जब फूल का केवल अंडाशय ही फल के रूप में विकसित होता है, तब उस तरह के फल को यथार्थ फल अथवा सत्य फल कहते हैं। परंतु कुछ पौधों जैसे सेब, काजू, अखरोट, स्ट्रॉबेरी इत्यादि में फल की रचना में पुष्पासन या बाह्यदल पुंज की महत्वपूर्ण भागीदारी रहती है। इस प्रकार के फल को कूट फल या आभासी फल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कूट फल के बारे में उदाहरण बताइए। उत्तर, कुछ पौधों में फल के निर्माण में पुष्प के अन्य भाग जैसे पुष्पासन, दलपुंज इत्यादि भाग ले सकते हैं। ऐसे फलों को आभासी या कूट फल कहते हैं। सेब भी एक आभासी फल है, क्योंकि इसके बनने में अंडाशय के अतिरिक्त पुष्पासन भाग लेता है। अधिकतर फूल पुष्प के अंडाशय से विकसित होते हैं। ऐसे फलों को सत्य फल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्विनिषेचन का क्या महत्व है? उत्तर, पहला, द्विनिषेचन का आवृतबीजी पौधों में विशेष महत्व है। यदि पौधे केवल संयुग्मन होता है और त्रिसंलयन नहीं हो तो भ्रूणपोष नहीं बनेगा और उसके फलस्वरूप अविकसित भ्रूण वाला बीज बनेगा या बीज भ्रूणहीन होगा। दूसरा, द्विनिषेचन के फलस्वरूप ही भ्रूणपोष का निर्माण होता है। भ्रूणपोष ही भ्रूण को भोज्य पदार्थ उपलब्ध कराता है। भ्रूणपोष में मातृ एवं पितृ गुणसूत्र पाए जाते हैं। अंतःभ्रूणपोषीय कोशिकाओं में संकर ओज के कारण शरीर क्रियात्मक आक्रामकता दिखाती है। पांचवा क्वेश्चन है, वायु परागित फूलों की क्या विशेषता होती है? वायु परागित पुष्पों में 4 अनुकूलन बताएं। उत्तर, वायु परागित फूलों की विशेषताएं। पहला, ये पुष्प भड़कीले नहीं होते हैं। दूसरा, मकर ग्रंथियों और सुगंध ग्रंथियों का इनमें अभाव होता है। तीसरा, ये प्रायः छोटे होते हैं। चौथा, इसमें पराग कणों की संख्या अनगिनत होती है। पांचवा, इसमें वर्तिकाग्र, रोएदार, पक्षवत और शाखित होता है। वायु परागित पौधों में मक्का, चावल, गेहूं, बांस, घास, गन्ना, ताड़ इत्यादि प्रमुख हैं। अगला क्वेश्चन है, लघु युग्मक जनन के बारे में लिखें। उत्तर, परागन से पूर्ण विकसित नर युग्मोत्तीद बनने तक की सभी क्रियाओं को मिलाकर लघु युग्मक जनन कहते हैं। लघु बीजाणु या परागकण का केंद्रक या तो पराग कोश में हो
या फिर परागन से वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद विभाजित होने लगता है। परागन के केंद्रक में सूत्री विभाजन होता है। इस विभाजन के फलस्वरूप दो असमान कोशिकाएं बनती हैं। बड़ी कोशिका को कायिक कोशिका एवं छोटी कोशिका को जनन कोशिका कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, परागन से आप क्या समझते हैं? परागन कितने प्रकार का होता है? उत्तर, जब परागकण परागकोश से निकलकर उसी पुष्प या उस जाति के दूसरे पुष्पों के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो यह क्रिया परागन कहलाता है। परागन दो प्रकार के होते हैं, स्वपरागन तथा परपरागन। अगला क्वेश्चन है, पर परागन के दो लाभ तथा दो हानियां लिखें। उत्तर, पर परागन के दो लाभ। पहला, इस विधि में दो भिन्न वंशानुक्रम लक्षणों का मेल होता है। इससे उत्पन्न संतान अधिक स्वस्थ होती है। दूसरा, पर परागन के माध्यम से पौधे की नई किस्में पैदा की जा सकती है। पर परागन के दो हानियां। पहला, पर परागन में अनिश्चितता बनी रहती है क्योंकि पुष्प को बाह्य साधनों पर ही परागन के लिए निर्भर रहना पड़ता है। दूसरा, परागकण बहुत बड़ी मात्रा में बनते हैं जिससे पौधे को ज़्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, बहुभ्रूणता से आप क्या समझते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, जब एक बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण हो तो इस अवस्था को बहुभ्रूणता कहते हैं। यह अवस्था अनावृत बीजी में ज़्यादा पाई जाती है तथा आवृत बीजी में कम पाई जाती है। आवृत बीजी पौधे में आम, नींबू के बीजों में सामान्यतः बहुभ्रूणता पाई जाती है। बहुभ्रूणता दो प्रकार की होती है, पहला सत्य बहुभ्रूणता तथा दूसरा असत्य बहुभ्रूणता। अगला क्वेश्चन है, बहुभ्रूणता का क्या महत्व है? उत्तर, बहुभ्रूणता उद्यान वैज्ञानिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा एक ही तरह के पुष्पों का निर्माण किया जा सकता है। दूसरा, पुत्री पौधों में मातृ पौधे के गुण विद्यमान रहते हैं। अगला चैप्टर है, मानव प्रजनन। पहला क्वेश्चन, जनन क्या है? जनन के दो महत्वपूर्ण लाभ लिखें। उत्तर, जनन वह प्रक्रम है जिसके द्वारा जीव अपने ही जैसी अन्य उर्वर संतानों की उत्पत्ति करता है और इस प्रकार अपनी संख्या में वृद्धि कर अपनी जाति के अस्तित्व को बराबर बनाए रखकर उसे विलुप्त होने से बचाए रखता है। जनन से दो महत्वपूर्ण लाभ हैं। पहला, आबादी में वृद्धि। जनन से जीवों की संख्या में वृद्धि होती है जिससे जीवों की आबादी में वृद्धि होती है। दूसरा, जातियों का अनुरक्षण। जनन द्वारा ही जीवों की एक पीढ़ी अपनी अगली पीढ़ी को तैयार करती है एवं यह प्रक्रम प्रकृति में निरंतर चलता रहता है। इससे जीव तो मर जाता है परंतु उसकी जाति सदैव कायम रहती है, अतः जीव जातियां विलुप्त होने से बच जाती है। अगला क्वेश्चन है, वीर्य क्या है? उत्तर, मैथुन के समय शिश्न के शीर्ष भाग में स्थित मूत्रजनन छिद्र से जो द्रव निकलता है वह वीर्य है। पूरा स्थिर द्रव, शुक्राणु द्रव एवं शुक्रिय द्रव मिलकर वीर्य बनाते हैं। वीर्य में उपस्थित शुक्राणु प्रायः 10% होते हैं जिसको छानकर अलग कर देने से जो द्रव्य बच जाता है उसे शुक्रिय जीव द्रव्य या सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मादा जनन अंगों के कार्य लिखें। उत्तर, पहला, अंडजनन यानी अंडों का निर्माण करना। दूसरा, मैथुन के समय योनि द्वारा शुक्राणुओं को ग्रहण करना। तीसरा, निषेचन के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करना। चौथा, फिम्बरी द्वारा अंडाणुओं को पकड़कर गर्भाशय में पहुंचाना। पांचवा, अंडाशय निषेचित अंडाणुओं को भ्रूण परिवर्धन हेतु उचित स्थान प्रदान करना। छठा, शिशु के विकास के समय पोषण करना। अगला क्वेश्चन है, प्रसव से आप क्या समझते हैं? उत्तर, सगर्भता के पूर्ण समय हो जाने के पश्चात गर्भाशय में विशेष रूप से संकुचन होता है जिसके कारण गर्भस्थ शिशु बाहर निकल जाता है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन गर्भाशय पेशी में संकुचन उत्पन्न करती है एवं शिशु गर्भाशय से जनन नाल द्वारा बाहर निकलता है। इसी प्रक्रिया को प्रसव कहते हैं।
प्रसव के साथ साथ अपरा भी गर्भाशय से बाहर निकल जाता है। अगला क्वेश्चन है, निषेचन क्या है? उत्तर, शुक्राणु तथा अंडाणु का संयोजन या संयुग्मन को निषेचन कहते हैं। नर मैथुन क्रिया के क्रम में लगभग 3 से 4 मिलीलीटर वीर्य मादा के योनि में संकलित करता है, जिसमें करीब करीब 80 से 100 मिलियन शुक्राणु विद्यमान रहते हैं। ये शुक्राणु ऊपर की ओर गर्भाशय में होते हुए अंडवाहिनी तक पहुंचते हैं। शुक्राणुओं की क्रियाशीलता कई कारणों पर निर्भर करती है, जैसे पूंछ की गति, गर्भाशय एवं अंडवाहिनी के संकुचन तथा अंडवाहिनी के श्लेष्मलीय परत या म्यूकोसल लेयर के एपिथीलियम कोशिकाओं द्वारा स्रावित एक प्रकार के लसलसा तरल पदार्थ इत्यादि। इन सभी शुक्राणुओं में से केवल एक शुक्राणु ही एक बार में एक अंडाणु को सफलतापूर्वक निषेचित कर सकता है। अगला क्वेश्चन, मासिक चक्र क्या है? उत्तर, नारी में संपूर्ण जनन वर्ष तक एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है एवं इस समय नारी के आंतरिक जननांगों में नियमित रूप से कुछ चक्रीय परिवर्तन होते रहते हैं। इसी चक्र को मासिक चक्र कहते हैं। यह चक्र 12 से 15 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 45 से 50 वर्ष की आयु तक चलता रहता है। साधारणतः यह चक्र प्रति माह 28 दिनों तक चलता है एवं पुनः अगले 28 दिन पर इसकी पुनरावृत्ति होती है। अगला क्वेश्चन है, एक्रोसोम क्या है? एक्रोसोम द्वारा स्रावित रासायनिक पदार्थों के नाम एवं कार्य क्या क्या हैं? उत्तर, सिर जिसमें केंद्रक रहता है उसके ऊपरी भाग में गोल्जिकाई से बना एक्रोसोम होता है, जो निषेचन के समय शुक्राणु को मादा युग्मक में प्रवेश करने में सहायता करता है। एक्रोसोम विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों को स्रावित करता है, जिन्हें सामूहिक रूप से शुक्राणु लाइसिन्स कहते हैं। इनमें एक हाइलुरोनिडेज है, जो पुटक कोशिका के आधार द्रव्य पर प्रभावी है। दूसरा है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, जो कोरोना रेडिएटा को घुला देता है, तथा तीसरा है जिसे जोना लाइसिन कहते हैं, जो जोना पेलुसिडा पर अपना असर डालता है। 8वां क्वेश्चन है, मानव वृषण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। उत्तर, वृषण पुरुष का एक प्रमुख जनन अंग है, क्योंकि इसमें नर युग्मक शुक्राणु बनाते हैं। प्रत्येक पुरुष में 2 अंडाकार वृषण कोश में उदर गुहा के बाहर दोनों जंघाओं के बीच अलग अलग स्थित रहते हैं। यह वृषण कोश त्वचा का एक मोटा खोल होता है। जन्म लेने के पहले वृषण उदर गुहा से वृषण कोश में एक संकीर्ण मार्ग के द्वारा उतर आते हैं एवं अपने साथ भ्रूणीय वृक्क का कुछ भाग, रुधिर वाहिनियां तथा तंत्रिकाओं के साथ वृषण रज्जु का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन है, शुक्राणु जनन तथा अंड जनन के बारे में लिखें। उत्तर, नर जनन अंग अर्थात वृषण में शुक्राणुओं के बनने की क्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। मादा जनन अंग अर्थात अंडाशय में अंडों के बनने की क्रिया को अंड जनन कहते हैं। शुक्राणु एवं अंड दोनों की उत्पत्ति आदिम जनक कोशिकाओं से प्रारंभिक भ्रूणिक परिवर्धन के क्रम में एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मीसोडर्म से होती है, जो परिवर्तित होते भ्रूणों के जननांगों में स्थानांतरित हो जाती है और परिवर्धन के सभी अग्रिम क्रियाओं को पूरा करता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शुक्राणु का एक नामांकित चित्र बनाएं, जो इस प्रकार से है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य का नर जनन अंगों का एक निम्नांकित चित्र बनाएं। मनुष्य के मादा जनन अंगों का निम्नांकित चित्र बनाएं। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में अंड जनन प्रक्रिया का वर्णन करें। उत्तर, अंड जनन अंडाशय में होता है। अंड जनन के प्रारंभिक चरण मादा के जन्म से पूर्व होते हैं। समसूत्री विभाजन द्वारा ये प्राथमिक
उसाइटस में परिवर्तित होते हैं। अर्धसूत्री विभाजन का प्रारंभिक चरण प्रारंभ होकर डायमाइनेसिस पर रुक जाता है। उसाइट पुनः परिवर्धन तब प्रारंभ करते हैं जब लड़की लैंगिक रूप से परिपक्व हो जाती है। प्राथमिक उसाइट में अत्यधिक वृद्धि के पश्चात इसका आकार बढ़ जाता है तथा यह अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण करके एक बृहद द्वितीयक उसाइट व एक ध्रुवीय काय का निर्माण करता है। मनुष्य में प्रथम ध्रुवीय कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। द्वितीयक उसाइट्स अर्धसूत्री विभाजन की मेटाफेज स्तर तक पहुंच जाता है। इस अवस्था के पश्चात विभाजन रुककर शुक्राणु मिलन की प्रतीक्षा की जाती है, फिर विभाजन संपन्न हो जाता है। शुक्राणु के प्रवेश के पश्चात कोशिका चक्र पुनः प्रारंभ हो जाता है तथा एमपीएफ टूटकर एपीसी बनाता है। मिलन के पश्चात युग्मनज का निर्माण होता है। इसी समय द्वितीयक ध्रुवीकाय का भी निर्माण होता है। अगला चैप्टर है जनन स्वास्थ्य। पहला क्वेश्चन है जनन स्वास्थ्य क्या है? उत्तर, जनन स्वास्थ्य जनन संबंधी सभी तथ्यों के साथ एक संपूर्ण स्वास्थ्य है। भारत में सर्वप्रथम 1951 में परिवार नियोजन कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। जनन संबंधी सभी विषयों की जानकारी हेतु स्वस्थ समाज तैयार करने के लिए जनता को उत्साहित करना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है जनन स्वास्थ्य के लिए किन विषयों पर ध्यान देना चाहिए? उत्तर, पहले जनता के बीच जनन संबंधी विषयों पर विभिन्न उपाय करना चाहिए। दूसरा, विद्यालयों में यौन शिक्षा की पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तीसरा, लोगों को यौन संचारित रोगों के विषय में जानकारी देना चाहिए। चौथा, किशोर आयु वर्ग के लोगों को यौन संबंध में शिक्षित करना तथा गर्भवती माताओं की देखभाल तथा स्तनपान के महत्व के संबंध में जानकारी देना चाहिए। पांचवा, यौन संबंधी अपराधों के बारे में शिक्षा देना स्वस्थ परिवार निर्माण में सहायक है। छठा, जनन स्वास्थ्य के लिए जनन संबंधी समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण के किन्हीं 2 उपायों का वर्णन करें। उत्तर, पहला है हार्मोनल विधियां। आजकल विभिन्न प्रकार के हार्मोनों से बनी गर्भ निरोधक गोलियां जैसे माला एन, माला डी बाजार में धड़ल्ले से मिलती है। ये खाने की टिकिया के रूप में होती है। ये गोलियां 21 दिनों तक प्रतिदिन ली जाती है। इन्हें मासिक चक्र के प्रथम 5 दिनों में मुख्यतः पहले दिन से ही शुरू करना चाहिए। गोलियां समाप्त होने के 7 दिन के अंतर के बाद जब पुनः मासिक चक्र शुरू हो जाए इन्हें फिर से लिया जाता है और यह क्रम तब तक जारी रखा जाता है जब तक गर्भ निरोध की आवश्यकता है। दूसरा, यांत्रिक विधियां। इस रोधक साधक द्वारा अंडाणु एवं शुक्राणु को परस्पर मिलने से रोका जाता है। पुरुषों के लिए इस रोधक साधक कंडोम कहते हैं। यह बाजार में निरोध के नाम से भी उपलब्ध है। यह पतले रबर से बना होता है। यह संभोग के समय सिसने पर आवरण का कार्य करता है जिससे वीर्य योनि में प्रवेश नहीं कर पाता। इसके इस्तेमाल से एड्स से भी बचाव होता है। अगला क्वेश्चन है एमनियोसेटेसिस क्या है? एमनियोसेटेसिस का प्रयोग आनुवंशिक दोष में गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग उस स्थिति में करना चाहिए जिसमें यह पूर्णतः निर्धारित हो कि दोष पीढ़ी दर पीढ़ी से आ रहा है और आने वाली संतान गंभीर रूप से विकलांग होगा। एमनियोसेटेसिस अपने आप में हानिकारक नहीं है। किसी आनुवंशिक दोष में डीएनए की संरचना में दखल देने के लिए हमारे सपने को केवल एमनियोसेटेसिस के द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, यौन संचारित रोग से क्या समझते हैं? किन्हीं 4 यौन संचारित रोगों और उनके कारकों के नाम लिखें। उत्तर, जो रोग मैथुन द्वारा संचारित होता है उसे यौन संचारित रोग कहते हैं। 5 यौन संचारित रोग एवं उनके कारक निम्नलिखित हैं। पहला, ईस्ट जनित रोग। कैनेडिडा एल्बिंकिस नामक ईस्ट के संक्रमण से होता है। यह इस रोग में पुरुषों के
शिश्न के शिखर भाग में स्थित मुंडक में एवं स्त्रियों के बाह्य जननांगों में खुजली होती है। दूसरा, प्रोटोजोआ ट्राइकोमोनास वैजिनिलेसिस द्वारा स्त्रियों के मूत्र जनन नलिकाओं में संक्रमण के कारण योनि से स्राव होता है। तीसरा, बैक्टीरिया नीसेरिया गोनेरिया के कारण पुरुष की मूत्रनली तथा स्त्रियों के गर्भाशय की ग्रीवा संक्रमित होती है। इस लैंगिक रोग को गोनेरिया कहते हैं। चौथा, बैक्टीरिया ट्रेपोनेमा पैल्यूडम के कारण बाह्य जननांगों की त्वचा में फुंसी निकल जाती है। इस प्रकार के यौन रोग को सिफिलिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बंध्यता से आप क्या समझते हैं? उत्तर, असुरक्षित सहवास के बावजूद दंपति यदि बच्चे पैदा नहीं कर पाते तो उन्हें बंध्य दंपति कहते हैं। भारत में इसका दोष प्रायः स्त्रियों को ही दिया जाता है, लेकिन पुरुषों में भी यह दोष पाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं? उत्तर, इस परिस्थिति में शुक्राणु व अंडाणु के बीच निषेचन की क्रिया शरीर के अंदर जैसी परिस्थितियों में ही शरीर से बाहर टेस्ट ट्यूब में की जाती है, इसलिए इसे टेस्ट ट्यूब विधि के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। इसमें पत्नी दाता स्त्री के अंडाणु व पति या दाता पुरुष के शुक्राणु प्रयोगशाला में लाकर निषेचन कराया जाता है, जिससे युग्मनज का निर्माण होता है। इस युग्मनज को पत्नी के गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है। अगला चैप्टर है, 5वां चैप्टर, वंशागतिकी एवं विविधता के सिद्धांत। इसमें पहला क्वेश्चन है, आनुवांशिकता से आप क्या समझते हैं? उत्तर, जीव चाहे वह मनुष्य, जानवर या पेड़ पौधा हो, जनन द्वारा अपने ही जैसे जीव को उत्पन्न करता है और उसमें अधिकांशतः गुण अपने माता पिता के समान होते हैं। विज्ञान की उस शाखा को जिसमें हम अपने माता पिता तथा संतानों के समान या असमान गुणों को अध्ययन करते हैं, आनुवांशिकी कहते हैं, और संतति में पैतृक लक्षणों के संचरण को आनुवांशिकता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेंडल की सफलता के प्रमुख कारण क्या थे? उत्तर, वनस्पति जगत में पाए जाने वाले लाखों पौधों में मेंडल ने केवल मटर के ही पौधे को अपने प्रयोग के लिए इसलिए चुना क्योंकि मटर के पौधे में अनेक प्रकार के विपरीत गुण होते हैं। इसके अतिरिक्त मटर के पौधे छोटे होने के कारण प्रयोग करने में सुविधाजनक होते हैं और इनका जीवन चक्र कुछ ही महीनों में पूरा हो जाता है। इसलिए पैतृक एवं संतति पीढ़ियों के गुणों का अध्ययन करना बहुत कम समय में किया जा सकता है। मेंडल ने अपने अध्ययन के लिए एक समय में सिर्फ एक ही गुण को लिया। इसके साथ साथ उन्होंने अवांछित परागकणों से संभावित परपरागन को रोका। संयोग से उनके द्वारा चयनित गुण अलग अलग क्रोमोसोम पर अवस्थित थे, जिससे उनके परिणामों में व्यवधान नहीं उत्पन्न हुआ। अगला क्वेश्चन है, एक संकर क्रॉस एवं द्विसंकर क्रॉस में क्या अंतर है? उत्तर, मेंडल ने मटर के पौधे में वंशागति के नियमों का अध्ययन करने के लिए एक प्रयोग में केवल एक ही गुण की वंशागति का अध्ययन किया। इस प्रकार के क्रॉस को एक संकर क्रॉस कहते हैं। एक संकर क्रॉस के बाद मेंडल ने अपने प्रयोगों में दो विपरीत जोड़ों के लक्षणों को वंशागति का अध्ययन किया। इसे ही द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेंडल के प्रभाविता के नियम को समझाइए। उत्तर, इस नियम के अनुसार जब दो विपरीत एलील किसी जीवधारी में एक साथ आते हैं तब उनमें से केवल एक बाह्य रूप से दिखाई पड़ता है और दूसरा दबा हुआ रहता है। दिखाई देने वाला लक्षण प्रभावी और नहीं दिखाई देने वाले लक्षण को अप्रभावी कहते हैं। लंबाई के लिए मटर के पौधे में दो एलील लंबा एवं बौना होते हैं। मेंडल के प्रयोग में जब शुद्ध लंबे यानी टीटी पौधे का शुद्ध बौना स्मॉल टी पौधे के संकरण कराया गया तो प्रथम स्थानीय पीढ़ी में सभी पौधे लंबे थे। हालांकि यह पौधा विषम युग्मजी था और इसमें दोनों विपरीत एलील मौजूद थे। इस प्रकार प्रथम पीढ़ी में केवल एक एलील जिसे
प्रभावी करते हैं दिखाई देता है, जबकि दूसरे एलील जो अप्रभावी होता है बाह्य रूप से दिखाई नहीं पड़ता, जैसे बौनापन। अगला क्वेश्चन है, अपव्यूहन का नियम क्या है? उत्तर, द्विसंकर एवं बहुसंकर क्रॉसों में जहां 2 या 2 से अधिक युग्म विकल्पी लक्षणों के जोड़ी की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, वहां उन युग्म विकल्पी लक्षणों के जोड़े का स्वतंत्र अपव्यूहन होता है। यह एक युग्म विकल्पी लक्षण के जोड़े का अपव्यूहन दूसरे से स्वतंत्र होता है। यही अपव्यूहन का नियम है। अगला क्वेश्चन है, जीन एवं क्रोमोसोम के व्यवहार में अंतर स्पष्ट करें। उत्तर, जीन ये जोड़ों के रूप में होते हैं, क्रोमोसोम ये भी जोड़े की तरह ही रहते हैं। जीन ये युग्मक निर्माण के समय पृथक हो जाते हैं, क्रोमोसोम भी युग्मक निर्माण के समय पृथक हो जाते हैं। जीन में एक युग्मक में जीन में जोड़े में से केवल एक ही रहता है, जबकि क्रोमोसोम में किसी युग्मक में समजात क्रोमोसोम के जोड़े में से केवल एक ही आ पाता है। इसके जोड़े एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में विसंयोजित होते हैं, जबकि क्रोमोसोम अलग अलग क्रोमोसोम के जोड़े भी स्वतंत्र रूप से विसंयोजित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सहलग्नता या लिंकेज क्या है? एक ही क्रोमोसोम पर उपस्थित वे जीन अथवा एलील जो अर्धसूत्री विभाजन के समय एक दूसरे से बिना पृथक हुए उसी स्थिति में पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं, एक दूसरे से सहलग्न होते हैं। ऐसी घटना को ही सहलग्नता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, टेस्ट क्रॉस पर टिप्पणी लिखें। उत्तर, जब प्रथम पीढ़ी में प्राप्त जीवों के साथ अप्रभावी लक्षण वाले जीवों को क्रॉस कराया जाए तो उसे टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अपूर्ण प्रभाविता पे टिप्पणी दें। उत्तर, कभी कभी 2 पौधों को क्रॉस कराने पर प्रथम पीढ़ी में तीसरा लक्षण प्रकट हो जाता है, लेकिन दूसरी पीढ़ी में प्रभावी लक्षण के नियम का अनुपालन करने लगता है। इसे ही अपूर्ण प्रभाविता कहा जाता है। प्रयोग विधि, इसे गुलबास नामक पौधे पर प्रदर्शित किया गया था। अगला चैप्टर है, वंशागति का आणविक आधार। उसमें पहला क्वेश्चन है, सेंट्रल या केंद्रीय डोग्मा से आप क्या समझते हैं? उत्तर, प्रोटीन संश्लेषण के लिए न्यूक्लिक अम्लों से आनुवंशिक सूचनाओं का प्रवाह एक दिशा में होता है, यानी डीएनए से विभिन्न प्रकार के आरएनए ट्रांसक्रिप्शन द्वारा बनते हैं। पुनः आरएनए से ट्रांसलेशन द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है। अगला क्वेश्चन है, चेन समापन कोडोन से आप क्या समझते हैं? उत्तर, 64 कोडोन में 3 कोडोन यूएए, यूएजी तथा यूजीए ऐसे होते हैं जो पॉलीपेप्टाइड चेन के समापन का संकेत देते हैं। ये चेन समापन कोडोन कहलाते हैं। चूँकि ये किसी एमिनो अम्ल का संकेत वाहक नहीं होता है, अतः इन्हें नॉनसेंस कोडोन भी कहते हैं। एमआरएनए में ये जहाँ रहते हैं, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनने की क्रिया वहाँ रोक देते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? डीएनए एवं आरएनए के मुख्य अंतरों को लिखें। न्यूक्लिक अम्ल का अणु लंबी कड़ी का पॉलीमर या पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, जिनमें अनेक न्यूक्लियोटाइड्स की मोनोमर इकाइयाँ होती है। डीएनए एवं आरएनए में मुख्य अंतर निम्नलिखित है। डीएनए यह मुख्यतः केंद्रक के क्रोमोसोम में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यह कोशिका द्रव्य में स्थित माइटोकॉन्ड्रिया तथा लवक में भी पाया जाता है। आरएनए यह कोशिका द्रव्य एवं केंद्रिका में पाया जाता है। डीएनए
इसका आकार दोहरी कुंडलिनी जैसा होता है एवं इसमें 2 पूरक पॉलीन्यूक्लियोटाइड के धागे होते हैं। आरएनए, इसका आकार एकहरी कुंडलिनी जैसा होता है एवं इसमें एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। डीएनए, इसमें डीऑक्सी राइबोसोम शर्करा होता है जबकि आरएनए में राइबोस शर्करा होता है। डीएनए केवल एक प्रकार का होता है जबकि आरएनए 3 प्रकार का एमआरएनए, टीआरएनए तथा आरआरएनए होता है। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियोसाइड एवं न्यूक्लियोटाइड में क्या अंतर है? उत्तर, न्यूक्लियोसाइड यह नाइट्रोजन युक्त क्षार तथा शर्करा के संयोग से बनती है जबकि न्यूक्लियोटाइड यह नाइट्रोजन युक्त क्षार एवं शर्करा तथा फॉस्फेट के संयोग से बनता है। न्यूक्लियोसाइड, इसका स्वभाव क्षारीय होता है जबकि न्यूक्लियोटाइड का स्वभाव अम्लीय होता है। न्यूक्लियोसाइड यह न्यूक्लियोटाइड का एक घटक होता है। न्यूक्लियोटाइड यह न्यूक्लिक अम्ल तथा ऊर्जा का वाहक होता है। अगला क्वेश्चन है, चेन समापन कोडोन की प्रोटीन संश्लेषण में क्या भूमिका है? उत्तर, प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया उस समय समाप्त हो जाती है जब राइबोसोम चेन समापन कोडोन यूएए या यूजीए अथवा यूएजी के सामने आ जाती है। इन तीनों में से कोई कोडोन जब ए साइट पर आता है तब 2 कारकों की उपस्थिति में पी साइट पर उपस्थित टीआरएनए एवं पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच का बंधन टूट जाता है एवं पॉलीपेप्टाइड चेन टीआरएनए, एमआरएनए तथा राइबोसोम की दोनों यूनिट्स मुक्त हो जाती है। मुक्त हुए पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में आवश्यकता अनुसार रूपांतरण होता है एवं प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया पूर्ण होती है। अगला क्वेश्चन है, राइबोसोम की प्रोटीन संश्लेषण में क्या उपयोगिता है? उत्तर, एमआरएनए एवं में उपस्थित आनुवांशिक सूचनाओं के अनुरूप एमिनो अम्ल से प्रोटीन का संश्लेषण ट्रांसलेशन कहलाता है। यह क्रिया राइबोसोम पर होती है। एमआरएनए का एक कोडोन 3 नाइट्रोजन बेसों का ट्रिपलेट के बारे में एक संदेश को 5 किनारे से 3 किनारे की ओर अग्रसरित करता है। किसी एमिनो अम्ल के कोशिका द्रव्य से एमआरएनए तक लाने के लिए खास टीआरएनए होते हैं जिसमें मौजूद एंटीकोडोन एमआरएनए के कोडोन के पूरक होते हैं। इस प्रकार एक के बाद दूसरा एमिनो अम्ल राइबोसोम के विशिष्ट स्थान पर आते रहता है एवं एमिनो अम्ल के बीच पेप्टाइड बंध बनता है। अगला क्वेश्चन है, लैक ऑपेरॉन को प्रेरणीय तंत्र क्यों कहा जाता है? उत्तर, यह एक प्रकार का जीन नियंत्रक है जिसमें सबस्ट्रेट को मिलाने से उस एंजाइम का संश्लेषण प्रेरित होता है जो उसके विघटन के लिए जरूरी हो। ई कोलाई में लैक्टोज के हाइड्रोलाइसिस से ग्लूकोज एवं ग्लैक्टोज बनते हैं। इसमें उत्प्रेरक के रूप में एंजाइम बीटा ग्लैक्टोसिडेज की आवश्यकता होती है। जब माध्यम में लैक्टोज मिलाया जाता है तो एंजाइम के संश्लेषण में 10,000 गुना वृद्धि होता है। जैसे ही सबस्ट्रेट को हटा लिया जाता है तो एंजाइम के संश्लेषण की मात्रा में तुरंत गिरावट आ जाती है। इस प्रकार यहाँ लैक्टोज प्रेरक का कार्य करता है। इस प्रकार के जेनेटिक तंत्र प्रेरणीय तंत्र कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑपेरॉन से आप क्या समझते हैं? उत्तर, ऑपेरॉन जीनों का एक समन्वित समूह है जो एक साथ अनुलेखित या ट्रांसक्राइब होते हैं एवं किसी चयापचयी मार्ग की इकाई की तरह नियंत्रण करते हैं। ई कोलाई में लैक्टोज के विघटन में 3 एंजाइम की आवश्यकता होती है जो समन्वित रूप में संश्लेषित होते हैं। इस प्रकार को लैक ऑपेरॉन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव जीनोम परियोजना का क्या उद्देश्य है? मानव कोशिका में मिलने वाली सभी 46 क्रोमोसोम के संपूर्ण डीएनए अनुक्रम का
पता लगाने की महत्वाकांक्षी योजना 1990 में शुरू हुई। आनुवांशिक अभियांत्रिक तकनीकों में निरंतर विकास होने से डीएनए खंड को विलगित करना एवं उसका क्लोन तैयार किया जाना अब संभव हो गया है। मानव जीनोम परियोजना एक बहुत बड़ी योजना है जो विभिन्न मानव हितकारी उद्देश्यों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। मनुष्य के जीनोम में लगभग 3164 मिलियन नाइट्रोजनी क्षार के जोड़े हैं। इस प्रकार के बृहत आंकड़ों की गणना एवं उसके विश्लेषण में उच्च गतिकीय संगणक साधनों की जरूरत होती है। जीव विज्ञान के इस क्षेत्र को जैव सूचना विज्ञान भी कहते हैं। इस विज्ञान के तहत जीवों के जीनोम संबंधित आंकड़ों का संग्रह, विश्लेषण एवं इसके उपयोग की जानकारी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव जीनोम परियोजना को महापरियोजना कहा गया है। इसकी मुख्य विशेषताओं को लिखें। पहला, मानव कोशिका में पाए जाने वाले डीएनए में अवस्थित सभी जीनों के बारे में जानकारी प्राप्त करना। दूसरा, सभी मानव डीएनए में निर्माण में लगे नाइट्रोजनी क्षार युग्मों के अनुक्रमों का निर्धारण करना। तीसरा, प्राप्त जानकारी को आंकड़ों के रूप में संग्रहण करना। चौथा, सभी आंकड़ों का विश्लेषण करना, विश्लेषण के लिए नए नए तरीकों का उपयोग करना एवं इस योजना में आने वाली कानूनी, सामाजिक, नैतिक या अन्य मुद्दों के बारे में विचार कर निर्णय लेना। अगला क्वेश्चन है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है? इसके उपयोगों को लिखें। उत्तर, दो मनुष्यों के डीएनए अनुक्रमों को तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक त्वरित एवं अच्छी विधि है। इसमें डीएनए अनुक्रम में अवस्थित पुनरावृत्ति डीएनए का उपयोग किया जाता है। ये डीएनए के छोटे खंड कई बार पुनरावृत्त होते हैं। ये सामान्यतः उच्च श्रेणी की बहुरूपता प्रदर्शित करते हैं जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार है। इसके उपयोग, पहला है, फोरेंसिक प्रयोगशालाओं में इसका उपयोग अपराधियों को पहचानने में किया जाता है। दूसरा, समरूपी जुड़ाव को छोड़कर डीएनए की संरचना किसी भी दो व्यक्तियों में एक जैसी नहीं होती है, अतः इसके सहारे किसी का भी पहचान किया जा सकता है। तीसरा, संदिग्ध माता पिता के बच्चे के डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के आधार पर सही माता पिता की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। देशांतर में बसने वाले लोगों के जीवन में ऐसी विधि का उपयोग उसके संतान की जानकारी हेतु काफी कारगर होती है। चौथा, मृत व्यक्तियों की सही जानकारी उसके मृत अंगों के डीएनए संरचना के द्वारा भी की जाती है। ऐसी परिस्थिति में मृत व्यक्ति का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग उसके नजदीकी संबंधियों के डीएनए संरचना से मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोमोटर जीन के कार्यों का वर्णन करें। उत्तर, यह जीन ऑपेरॉन का आरंभिक बिंदु होता है जहां आरएनए पॉलीमेरेज जुटा होता है। यह संरचनात्मक जीन के ट्रांसक्रिप्शन को आरंभ करता है एवं एमआरएनए निर्माण को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है, संरचनात्मक जीन के कार्यों का वर्णन करें। उत्तर, ये प्रोटीन संश्लेषण से सीधे तौर पर संबंधित रहते हैं एवं कोशिकाओं के संरचनात्मक कार्यों के लिए आवश्यक होते हैं। इनके द्वारा एमआरएनए एवं पुनः प्रोटीन के एमिनो अम्ल का क्रम निर्धारित होता है। कोशिकाओं में जितने तरह के प्रोटीन रहते हैं उतने ही प्रकार के संरचनात्मक जीन की आवश्यकता होती है। हर एक संरचनात्मक जीन स्वतंत्र रूप से नियंत्रित हो सकता है एवं अपना अलग एमआरएनए बनाता है। यह सभी संरचनात्मक जीन एक ऑपेरॉन के अधीन रहकर पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिप्रेसर के कार्यों का वर्णन करें। रिप्रेसर प्रोटीन दो रूपों में कार्य करता है।
जब प्रेरक रिप्रेसर से जुटता है तो इसके अणु इस प्रकार विकृत कर देता है कि ऑपरेटर साइट ऑपरेटर जीन को नहीं पहचान पाता। प्रेरक प्रोटीन की अनुपस्थिति में सक्रिय रिप्रेसर ऑपरेटर जीन से जुड़ जाता है एवं आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के मार्ग को अवरुद्ध कर देता है। इसके चलते संरचनात्मक जीन एमआरएनए नहीं बन पाते हैं एवं प्रोटीन संश्लेषण रुक जाता है। अगला क्वेश्चन है संतत एवं अर्धसतत प्रतिकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। उत्तर, डीएनए का प्रतिकरण चूंकि दो दिशाओं में एक साथ होता है इसलिए एक ही एंजाइम से यह क्रिया संभव नहीं है। इस कठिनाई को निम्नलिखित सुझाव से दूर किया गया है। डीएनए के उस स्टैंड में जहां से संश्लेषण आरंभ होता है अर्थात अग्रज स्टैंड में द्विगुणन 5 से 3 दिशा में सतत होता है, पर दूसरे स्टैंड या पश्चगामी स्टैंड में संश्लेषण छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में असतत होता है। इन टुकड़ों को ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि संश्लेषण 3 से 5 की ओर हो रहा है, पर वास्तव में यह 5 से 3 की ओर होता है। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स की खोज ओकाजाकी ने की थी। प्रत्येक के टुकड़े में 1000 से 2000 नाइट्रोजनी बेस पेयर्स होते हैं। इन टुकड़ों को जोड़ने का काम डीएनए लाइगेज एंजाइम द्वारा होता है। अग्रज स्टैंड डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम तथा पश्चगामी स्टैंड डीएनए पॉलीमरेज 1 एंजाइम की क्रियाशीलता से बनता है। अगला क्वेश्चन है ट्रांसक्रिप्शन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। उत्तर, डीएनए से आनुवांशिक सूचनाओं का एमआरएनए में स्थानांतरण को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन क्रिया डीएनए द्विगुणन से मिलती जुलती है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम द्वारा यह क्रिया संपन्न होती है। डीएनए के प्रोमोटर हिस्से में इस एंजाइम के बंधने के बाद यह क्रिया प्रारंभ होती है। इसे 3 मुख्य लक्षणों में बांटा जा सकता है। पहला, प्रोमोटरों के बंधन एवं आरएनए श्रृंखला का प्रारंभन में। दूसरा, आरएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में वृद्धि। तीसरा, ट्रांसक्रिप्शन का समापन। अगला चैप्टर है क्रम विकास। इसका पहला क्वेश्चन है रेडी का प्रयोग का वर्णन करें। रेडी का प्रयोग का वर्णन करें। उत्तर, रेडी ने मांस के टुकड़ों को चौड़े मुंह वाले जारों में रखा। कुछ के मुंह कागज या मलमल के कपड़े से बंद थे एवं कुछ जारों के मुंह खुले थे। इनमें मांस के टुकड़े सड़ रहे थे। कुछ दिनों बाद रेडी ने बंद जार में से कोई भी डिंभक नहीं पाया। मक्खियों ने कागज एवं मलमल के कपड़े के ऊपर अंडे दिए थे, जिससे डिंभक बना। खुले जार में मक्खी के डिंभक पाए गए। इसमें मक्खियां मांस तक पहुंच गई और उन्होंने वहां अंडे दिए, जिनसे डिंभक उत्पन्न हुए। अतएव यह परिणाम निकला कि मक्खियां मांस से नहीं वरन अंडों से उत्पन्न होती है, अर्थात जीव की उत्पत्ति पूर्व स्थित जीव से ही होती है। दूसरा क्वेश्चन है चार्ल्स डार्विन के मतों को लिखें। उत्तर, 1858 में चार्ल्स डार्विन ने कहा था कि जीवन उत्पत्ति के समय वर्तमान युग स्थितियां बिल्कुल भिन्न थी। उनका अनुमान था कि एमिनो अम्ल जीव के शरीर के बाहर मौजूद था। उन्होंने फास्फोड एवं अमोनिया का ताप एवं प्रकाश के प्रभाव में संयोजन कर प्रोटीन संश्लेषण किया। उन्होंने यह भी कहा कि अब यह संभव नहीं है कि ये पदार्थ जीव के बाहर रह सकें, क्योंकि सूक्ष्म जीव इनको नष्ट ही कर देंगे। अगला क्वेश्चन है आदि समुद्र का वर्णन करें। उत्तर, ज्यों-ज्यों पृथ्वी ठंडी होती गई, वायुमंडल का जलवाष्प भी ठंडा होकर जमने लगा। फलस्वरूप जल वृष्टि हुई। धीरे धीरे जल पृथ्वी के चारों ओर समुद्र के रूप में एकत्र होता गया। इसमें अनेक पदार्थों
के अतिरिक्त कार्बनिक यौगिक भी घुलकर संचित होते गए। इन पदार्थों के घुलने से एक ऐसी स्थिति का प्रादुर्भाव हुआ जिसमें जीव उत्पन्न हो सके। आदि समुद्र के जल ने अणुओं की अभिक्रिया के लिए एक उत्तम माध्यम प्रदान किया। इस प्रकार रासायनिक विकास आगे बढ़ा। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन क्रांति का वर्णन करें। उत्तर, ऑक्सीजन के वायुमंडल में प्रवेश से एक और बहुत बड़ा लाभ हुआ। ऑक्सीजन ने जीवित प्राणियों को समुद्र से मुक्त किया। इसके पूर्व सूर्य की उच्च ऊर्जा वाली पराबैंगनी विकिरणें पृथ्वी पर पहुंचती थी, जो जीवों के लिए अत्यंत घातक थी, किंतु जल इनको सोख लेता था। इसलिए जीव का समुद्र में ही जीवित रहना संभव था, पृथ्वी पर नहीं। किंतु जब ऑक्सीजन मुक्त हुआ तब उसमें से कुछ ने वायुमंडल से काफी ऊपर उठकर ओजोन की एक परत बनाई। इस परत में घातक विकिरणों को सोख लेने की क्षमता थी। इस प्रकार सर्वप्रथम जीवों की पृथ्वी एवं वायु पर जीवित रहना संभव हो पाया। इन सारे परिवर्तनों को ऑक्सीजन क्रांति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिकैपिटुलेशन मत पर एक टिप्पणी लिखें। उत्तर, किसी भी जंतु का भ्रूणीय विकास उसके जाति इतिहास की पुनरावृत्ति करता है, अर्थात कोई जीव विकास क्रम में उन विकास अवस्थाओं से गुजरता है जिनसे उसके पूर्वज गुजरे थे। इस प्रकार भ्रूण विज्ञान के अध्ययन से किसी जंतु के पूर्वज का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसे रिकैपिटुलेशन मत भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, लैमार्क एवं डार्विन के सिद्धांत में अंतर स्पष्ट करें। लैमार्क का सिद्धांत। लैमार्क का मत था कि जिराफ के पूर्वज की गर्दनें छोटी थी तथा ये भोजन हेतु पेड़ों की पत्तियों तक पहुंचने के प्रयास में लगे रहते थे। और लैमार्क ने कहा कि बाद में वंशजों के जिराफों की गर्दनें लंबी हो गई तथा वे पूर्ववत भोजन हेतु पत्तियों तक पहुंचने की चेष्टा करते रहे। लैमार्क के अनुसार आधुनिक जिराफ की गर्दन की लंबाई अधिक होने के कारण यह है कि पिछले वंशजों में उसकी लंबाई बराबर बढ़ती ही गई। किंतु डार्विन का मत था कि जिराफ के पूर्वज की गर्दन की लंबाई भिन्न भिन्न थी। लंबाई में यह भिन्नता विभिन्नता के कारण थी। यह विभिन्नता वंशागत है। इसके विपरीत डार्विन का मत था कि प्रतिस्पर्धा एवं प्राकृतिक चयन के फलस्वरूप लंबी गर्दन वाला जिराफ ही शेष रह गया। किंतु डार्विन ने कहा कि स्पर्धा के पश्चात केवल लंबी गर्दन वाले जिराफ ही कायम रह गए। अगला क्वेश्चन है, योजक कड़ी से आप क्या समझते हैं? उदाहरण दें। उत्तर, कुछ ऐसे जंतु हैं जो जंतुओं के दो दलों के बीच रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं। इन जंतुओं में दोनों दलों के जंतुओं के लक्षण पाए जाते हैं। ऐसे जंतुओं को योजक कड़ी कहते हैं। उदाहरण, प्रोटोपटेरस। यह एक फुफ्फुस मत्स्य है जिसमें कुछ लक्षण मछलियों के जैसे क्लोम, सल्क और कुछ लक्षण उभयचरों के जैसे फुफ्फुस होते हैं। इस प्रकार फुफ्फुस मत्स्य क्रम विकास के उस मध्यवर्ती मार्ग का प्रदर्शन करते हैं जिससे होकर मछलियों के उभयचरों का क्रम विकास हुआ होगा। पेरिपेटस एनेलिडा तथा ऑर्थोपोडा के बीच की योजक कड़ी है। अगला क्वेश्चन है, लमार्कवाद से आप क्या समझते हैं? उत्तर, जीन बैप्टिस्ट लमार्क एक बड़े दार्शनिक, जैव वैज्ञानिक और काया विज्ञान शास्त्री थे। ये सर्वप्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्रम विकासवाद का एक पूरा विवरण दुनिया के सामने रखा। सर्वप्रथम इनका सिद्धांत फिलोसफिक जूलॉजिक नामक पुस्तक में 1809 में प्रकाशित हुआ था। इनके सिद्धांत को लमार्कवाद कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अवशेषी अंग क्या होते हैं?
ये पूर्वजी अंगों से किस प्रकार भिन्न होते हैं? जीवधारी के शरीर के ऐसे अंग जो अक्रियाशील होते हैं किंतु उनके पूर्वजों में क्रियाशील थे, अवशेषी अंग कहलाते हैं। जैसे मनुष्य में कॉक्सिक्स, तीसरी आइडिल, नेक्टिंग मेम्ब्रेन एवं कृमि रूप परिशेषिका। पूर्वजी अंग ऐसे अंग हैं जो क्रियाशील होते हैं, जैसे जन्म के समय मानव शिशु में कभी कभी छोटी पूंछ का पाया जाना, कर्ण पिन्ना का घुमाने की क्षमता एवं कुछ व्यक्तियों में अतिरिक्त चूचकों की उपस्थिति। अगला क्वेश्चन है, अनुकूलनी विकिरण के एक उदाहरण का वर्णन कीजिए। उत्तर, एक विशेष भूभौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास का प्रक्रम एक बिंदु से प्रारंभ होकर अन्य भूभौगोलिक क्षेत्रों तक प्रसारित होने को अनुकूली विकिरण या एडेप्टिव रेडिएशन कहा जाता है। जैसे ऑस्ट्रेलियाई मार्सिपियन, अधिकांश मार्सिपियल जो एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न थे, इस पूर्वज प्रभाव से विकसित हुए और वे सभी ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप के अंतर्गत हो गए। अगला क्वेश्चन है, समजात अंग तथा समरूपी अंगों के उदाहरण सहित व्याख्या करें। उत्तर, समजात अंग ऐसे अंग जिनकी मूल संरचना एवं उद्भव के समान होते हैं, लेकिन अलग अलग कार्य करने के लिए अनुकूलित होने के कारण भिन्न दिखाई देते हैं, इन्हें समजात अंग कहते हैं। इन अंगों का भ्रूणीय विकास भ्रूण के समान भागों से होता है। उदाहरण के लिए चिड़िया का पंख तथा चमगादड़ के पंख, घोड़े की अगली टांगें व मानव के हाथ समजात अंग है, लेकिन अलग अलग कार्य करने के कारण इनकी रचना भिन्न भिन्न हो गई है। समरूपी अंग ऐसे अंग जो समान कार्य के लिए उपयोजित हो जाते हैं तथा समान दिखाई देते हैं, परंतु मूल संरचना व भ्रूणीय परिवर्धन में भिन्न होते हैं, समरूप अंग कहलाते हैं। उदाहरण के लिए तितली, टेरिडोक्टिल पक्षियों तथा चमगादड़ के पंख उड़ने का कार्य करते हैं और देखने में भी एक समान लगते हैं, परंतु इन सभी की उत्पत्ति अलग अलग ढंग से होती है, इसलिए इसे समरूप अंग कहते हैं। अगला चैप्टर है मानव स्वास्थ्य और रोग। पहला क्वेश्चन है, हैजा या कोलेरा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। उत्तर, विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु दूषित भोजन या पानी के साथ मनुष्य की छोटी आंत को संक्रमित करता है एवं एक विषाक्त पदार्थ स्रावित करता है, जिसके कारण बार बार उल्टी होता है, इसे कोलेरा कहते हैं। बार बार पानी जैसा पखाना के साथ उल्टी होना, कमजोरी एवं बेचैनी महसूस करना, आंखों का अंदर की ओर धंसना, बहुत कम मूत्र त्याग करना इत्यादि इस बीमारी के प्रधान लक्षण हैं। इस बीमारी में निर्जलीकरण को रोकना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए रोगी को ORS या शर्करा नमक का घोल समय समय पर देना चाहिए। संभव होने पर 0.9% NaCl का घोल की सुई भी लगानी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, क्षय रोग या टीबी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।